वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक होता है जिसका नाम है विश्व की प्रमुख नहरें। तो ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, हालांकि इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, लेकिन हालांकि हम लोग इसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज़ पूछे जाते हैं उन इसमें से कॉमन चीज़ है, दो ही तीन ही चार से लगभग पूछे जाते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लिया गया तो लगभग सभी नहरों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विश्व की प्रमुख नहरें, वर्ल्ड्स इम्पॉर्टेंट कैनाल्स। लगभग सभी नहरें इसमें शामिल हैं विश्व की। सबसे पहले समझे कि नहर क्या होता है। नहर यानी कैनाल क्या होता है। तो देखिए, नहर या अर्थात कैनाल ये मानव के द्वारा बनाया गया एक जलमार्ग होता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेती के लिए पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका उपयोग परिवहन के लिए होता है, नौका गम्य के लिए होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक जलीय मार्ग से दूसरे जलीय मार्ग, या फिर यूँ कहें तो एक बड़े स्थलीय मार्ग से दूसरे स्थलीय मार्ग को जाने के लिए इसका एक छोटा जल मार्ग के रूप में इस्तेमाल होता है, जल परिवहन के रूप में। तो मानव निर्मित एक ऐसा जल मार्ग, यह कैसा होता है, मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेती करने के लिए, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए होता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इनका उपयोग परिवहन के लिए होता है, अर्थात सिंचाई और परिवहन के लिए इनका निर्माण किया जाता है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कौन नहर कहाँ कहाँ है, और सबसे एक एक हम लोग महादेश में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर अमेरिका में। उत्तर अमेरिका में यह है नॉर्थ अमेरिका। अब इस नॉर्थ अमेरिका में हम लोग चार देखेंगे, चार नहर है। इसमें से तीन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, और एक यहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है वेलैंड नहर। ये देखिए, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वेलैंड नहर, सू नहर और ईरी नहर, तीन इंपॉर्टेंट है। याद है, हम लोग जब झीलों के बारे में पढ़ रहे थे तो एक झील के बारे में हमने पढ़ा था जिसका नाम था ग्रेट लेक्स। अंगुली नुमा झील था, जो 5 झीलों का समूह था, जिसको कहा जाता था होम्स। ह्यूरॉन झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील, ईरी झील और सुपीरियर झील, ये 5 झीलों का समूह था। तो उसी में ये नहरों का जुड़ाव है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है जिसका नाम है वेलैंड नहर। ये देखिए, ये है वेलैंड नहर। वेलैंड नहर की बात की जाए तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहां पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह ईरी झील को ओंटारियो झील के साथ जोड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसे? ईरी झील को ओंटारियो झील के साथ जोड़ता है वेलैंड नहर। हम लोग आगे अभी फिगर के माध्यम से देखेंगे, मैपिंग के माध्यम से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में यह स्थित है। कौन? वेलैंड नहर, जो कि ईरी झील को ओंटारियो झील के साथ जोड़ता है। ईरी झील और ओंटारियो झील के बाद ओंटारियो झील के बीच एक नियाग्रा नदी है, जिस पर बहुत ही फेमस नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा वाटरफॉल है। हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में जलप्रपात को देखेंगे। तो ईरी झील और ओंटारियो झील के बीच में नियाग्रा नदी है, जिस पर कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात है।
ये है हमारा वेलैंड नहर। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो नहरें हैं, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये दो नहरें, इसमें से ये जो नहर है इसका नाम है सू नहर। खासा इंपॉर्टेंट है यह सू नहर। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से अलग करता है। सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है। सू नहर, सू से सुपीरियर, सू से सू नहर, यह ह्यूरॉन को सुपीरियर झील से जोड़ता है। यह कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद इसी के बगल में है ईरी झील। ईरी झील, यह ईरी झील मिशिगन झील को ईरी झील से मिलाता है। मिशिगन झील को ईरी झील से, और यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ईरी झील को किससे मिलाता है? मिशिगन झील से। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा मैपिंग के माध्यम से देख लें और डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पे है सुपीरियर झील, ये है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जैसे ही हम लोग देखेंगे तो इसके बगल में है हमारा ह्यूरॉन झील। यह है ह्यूरॉन झील, और इन दोनों को यहाँ पे जोड़ता है, देखिए छोटा सा सू नहर। कौन नहर जोड़ता है? ये छोटा सा है सू नहर। ये है हमारा सुपीरियर झील और ये है ह्यूरॉन झील, और दोनों को जोड़ने वाला है सू नहर। ठीक है। जैसे इस ह्यूरॉन झील के पास जॉर्जिया की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? जॉर्जिया की खाड़ी। जॉर्जिया देश है, उसी की खाड़ी है यहाँ पे, जॉर्जिया की खाड़ी, जो कि ह्यूरॉन झील के पास है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इन दोनों को, ये मिशिगन झील है, यहां पे देखिए ईरी झील और मिशिगन झील। यह है हमारा मिशिगन झील, ये मिशिगन झील है। अब इस मिशिगन झील को कौन जोड़ता है? यहां पे देखिए ईरी झील, ईरी नहर। यह है ईरी नहर और यह है हमारा ईरी झील। तो ईरी झील को मिशिगन झील से कौन जोड़ता है? ईरी नहर। यह है ईरी नहर, ईरी झील। अब है कि इन दोनों को, ह्यूरॉन झील और ईरी झील, ह्यूरॉन झील और ईरी झील के बीच में पड़ता है कौन? एक सेंट क्लेयर झील है। कौन है? सेंट क्लेयर झील है। यह है सेंट क्लेयर झील। और सेंट क्लेयर और ह्यूरॉन झील के बीच एक नदी है जिसका नाम है सेंट क्लेयर नदी। सेंट क्लेयर नदी, और यह जो सेंट क्लेयर झील है और यह ईरी झील है, इन दोनों को के बीच कौन है? इन दोनों के बीच है डेल्टा काय नदी। यह है डेल्टा काय नदी। तो ईरी झील और सेंट क्लेयर झील के बीच कौन है? डेल्टा काय नदी। सेंट क्लेयर झील और ह्यूरॉन झील के बीच है सेंट क्लेयर नदी। याद रखेंगे, ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है सेंट क्लेयर झील है। अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पे ईरी झील है। अब ईरी झील को ओंटारियो झील है, ये ओंटारियो झील के साथ कौन मिलाता है? वेलैंड नहर। ये है वेलैंड नहर। ये जो छोटा सा है वेलैंड नहर है, और इसी वेलैंड नहर के बगल में यहाँ पे देखिए इसी पर है नियाग्रा नदी। नियाग्रा नदी है जिस पर है नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा फॉल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है नियाग्रा जलप्रपात। और तो ये सारी चीजें हमने देख लिया इस मैपिंग के माध्यम से। आसानी से आप लोग इसे देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आता है एक नीचे में है, ये देखिए पनामा नहर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह है पनामा नहर।
अब ये पनामा नहर जो है एक इधर है प्रशांत महासागर और इधर है अटलांटिक महासागर, उसी का पार्ट है कैरिबियन सागर। तो कैरिबियन सागर और ये जो टोटल दिखाई दे रहा है ये सब है अटलांटिक महासागर, इसी का एक पार्ट है कैरिबियन सागर, क्योंकि यहाँ पे कैरिबियाई देश है जैसे कि वेस्ट इंडीज वगैरह, तो यहाँ पे है कैरिबियन सागर और ये अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है, और ये है प्रशांत महासागर। तो कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है पनामा नहर, बहुत इंपॉर्टेंट है पनामा नहर, यह है पनामा नहर। चलिए देखते हैं पनामा नहर के बारे में पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले कि यह कैरिबियन सागर को भूमध्य सागर के साथ जोड़ता है, कैरिबियन सागर को भूमध्य सागर के साथ जोड़ता है। यहां पे है भूमध्य सागर, यहीं पे है भूमध्य सागर, तो कैरिबियन सागर को भूमध्य सागर के साथ जोड़ता है पनामा नहर, या फिर यूं कहें तो सीधे तौर पे यह प्रशांत महासागर को जोड़ता है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर के साथ। इसके बारे में एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका निर्माण हम्बोल्ट ने किया था 1914 में, तो हम्बोल्ट के नेतृत्व में इसका निर्माण हुआ था 1914 ईस्वी में। प्रारंभ में इसका जो अधिकार था उस पर अमेरिका का अधिकार था, संयुक्त राज्य अमेरिका का, लेकिन वर्ष 2000 में इस पर पनामा का अधिकार हो गया, पनामा नामक देश का अधिकार हो गया। तो 1914 में इसका निर्माण किसके द्वारा शुरुआत किया गया? हम्बोल्ट के द्वारा, और प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था, लेकिन बाद में वर्ष 2000 में इस पर पनामा देश का अधिकार हो गया। यह एक अकेला ऐसा नहर है जिसमें जल पास प्रणाली है, अर्थात लॉक सिस्टम है। अब लॉक सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसे कि इस तरह का गेट होता है, जब कोई नाव आता है इसमें प्रवेश करता है तो नदियां पानी ऊपर की ओर बढ़ जाता है, और यह ऊपर की ओर एक नंबरिंग लिखा रहता है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो सबसे पहले 1 नंबर पे जाएगा, फिर वो ऊंचा होकर 2 नंबर पे, फिर पार करने के लिए 3 नंबर पे जाएगा, और इस तरह नाव चला 3 नंबर होते वापस चला जाएगा। तो यह एक ऐसा अकेला नहर है जिसमें लॉक सिस्टम है। लॉक सिस्टम समझ में आ गया होगा, अर्थात इसमें जल पास प्रणाली है। एकमात्र ऐसा नहर है पनामा नहर जिसमें लॉक सिस्टम अर्थात जल पास प्रणाली है। एग्जाम में इसको लेकर एक प्रश्न पूछ लिया गया है। यहीं इसमें एक मीठे पानी की झील है जिसका नाम है गाटून झील। तो इसमें एक मीठे पानी की झील है जिसका नाम क्या है? गाटून झील है। इसकी लंबाई 64.8 किलोमीटर है। कितना? 64.8। तो यही एग्जैक्ट है, कहीं कहीं 72 लिखा रहता है, लेकिन 64.8 किलोमीटर ही मैक्सिमम किताबों में लिखा गया है। तो इस पनामा नहर की लंबाई है 64.8 किलोमीटर, चौड़ाई है 90 मीटर। कितना है? 90 मीटर चौड़ाई है। गहराई की बात की जाए तो वो है 12 मीटर। गहराई कितना है? 12 मीटर। यह उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से भी जोड़ता है, उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से। साथ ही साथ प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अभी हमने बताया प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। इससे घने आबादी वाले देशों का व्यापार नहीं होता है। तो पनामा नहर से जो घने आबादी वाले देश हैं उनमें व्यापार नहीं होता है। जो कम घने वाले आबादी हैं, जो देश हैं, वहीं पे इस पनामा नहर से व्यापार होता है। एक बात याद रखेंगे, इस पूरे संसार का 25% जो व्यापार होता है इसी नहर से होता है। पूरे संसार का 25% जो व्यापार होता है वो पनामा नहर से होता है। इसका जो उत्तरी प्रवेश द्वार है वह कोलोन बंदरगाह है। कौन? कोलोन बंदरगाह। जबकि दक्षिणी प्रवेश द्वार कौन है? पनामा बंदरगाह। तो जो नॉर्थ साइड का जो इसका गेट है वहाँ पे कौन सा बंदरगाह है? कोलोन बंदरगाह। जबकि जो साउथ का जो प्रवेश द्वार है, दक्षिण प्रवेश द्वार, वह है पनामा बंदरगाह। अब हम लोग देखें थोड़ा सा इसको मैपिंग के माध्यम से। मैपिंग के माध्यम से देखें पनामा नहर को।
यहाँ पे देखिए, यह है पनामा नहर। यहाँ पे इस चित्र में दिया गया है पनामा नहर। यह है पनामा नहर। ये जो दिखाई दे रहा है यह है पनामा नहर। यहाँ पे है पनामा नहर का, यह है कैरिबियन सागर। कौन सा है? कैरिबियन सागर। और इधर है गल्फ ऑफ पनामा, पनामा की खाड़ी। और यहाँ पे देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। तो यह कैरिबियन सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से क्या करता है? जोड़ता है। तो क्या करता है? यह नॉर्थ पैसिफिक ओशियन को कैरिबियन सागर से जोड़ता है, उत्तरी प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से, अर्थात ये अटलांटिक का भाग है, अटलांटिक महासागर का। और यहाँ पे एक और कह सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा पनामा की खाड़ी, यह है पनामा देश। अब इसी के अधीन में आ गया यह पनामा नहर। तो यह पनामा की खाड़ी है जो कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है। यह कैरिबियन सागर है जो कि अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। तो इस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पनामा की खाड़ी को कैरिबियन सागर से कौन मिलाता है? पनामा नहर। या फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर को, उत्तरी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से या कैरिबियन सागर से कौन जोड़ता है? तो पनामा नहर। ठीक है। यहाँ पे देखिए यह है छोटा सा देश कोलंबिया, कोलंबिया जो कि प्रशांत महासागर के पूरब में है। चलिए अब देखते हैं, यह तो था पनामा नहर। अब एक इम्पॉर्टेंट है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में नहीं है। अब इधर आते हैं हम लोग यूरोप में। तो यूरोप में बहुत सारे नहरें हैं, यूरोप में बहुत सारे नहर हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और उसके बाद एक और नहर है, 6-7 नहरें हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखिए इंग्लिश चैनल, एक है इंग्लिश चैनल। ये देखिए इंग्लिश चैनल टनल है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है। यह फ्रांस को इंग्लैंड के साथ जोड़ता है। इंग्लिश चैनल जो है, यहीं पे एक सुरंग है और डोवेस, याद रखेंगे जो डोवर की संधि है यहीं पे है। तो इंग्लैंड में यह स्थित है इंग्लिश चैनल सुरंग। यहाँ पे नहर भी बनाया गया है। तो इंग्लिश चैनल सुरंग में एक इंग्लिश चैनल नामक एक नहर भी बनाया गया है। इंग्लिश चैनल के पास इंग्लैंड और फ्रांस को मिलाने वाली उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक सुरंग बनाया गया है। कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक सुरंग बनाया गया है। याद रखेंगे ये कहाँ पे है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक क्या बनाया गया है? तो एक सुरंग बनाया गया है। यह इंग्लैंड में स्थित है। इंग्लिश चैनल के पास ही इंग्लैंड और फ्रांस को मिलाने वाली एक महत्वपूर्ण उत्तरी अटलांटिक महासागर में सुरंग बनाया गया है। यूरोप का प्रसिद्ध इंग्लिश चैनल इसी में है। अभी हमने बताया है कि यूरोप का जो प्रसिद्ध इंग्लिश चैनल है वह इसी में है। यह यूके के लंदन को फ्रांस की राजधानी पेरिस से जोड़ता है। तो यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, उसको फ्रांस की राजधानी पेरिस के साथ यह जोड़ता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस के साथ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैनचेस्टर, यह है मैनचेस्टर नहर, यह भी इंपॉर्टेंट है। मैनचेस्टर नहर यहाँ पे है, देखिए यह ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है और उत्तरी मैनचेस्टर को लिवरपूल के साथ जोड़ता है। उत्तरी मैनचेस्टर को लिवरपूल के साथ यह मैनचेस्टर नहर जोड़ता है। मैनचेस्टर नहर कहाँ पे है? ग्रेट ब्रिटेन में। उत्तरी मैनचेस्टर को यह लिवरपूल के साथ जोड़ने का काम करता है। इसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है गोटा नहर।
कौन है? गोटा नहर। अब ये गोटा नहर की बात की जाए तो यह भी यूरोप में है। यह भी कहां पे है? यूरोप में है। यह कहां पे है? यूरोप के स्वीडन में। यूरोप के स्वीडन में। और यह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम को गुटेनबर्ग के साथ जोड़ता है। किसे? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, उसको गुटेनबर्ग के साथ जुड़ता है। तो चलिए मैप के साथ इसे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए इंग्लिश चैनल के बारे में है। यहां पे मैप में है इंग्लिश चैनल। यह है इंग्लिश चैनल। यह है फ्रांस। यहां पे देखिए यह है फ्रांस। यह फ्रांस है और यह है ब्रिटेन, इंग्लैंड। तो दोनों को यह नहर क्या करता है? जोड़ता है। यहां पे देखिए यह है, दोनों को जोड़ रहा है। दोनों को जोड़ रहा है इंग्लिश चैनल। और यहां पे है इसके बगल में आयरिश सागर। कौन है? आयरिश सागर। और यहां पे देखिए इंग्लैंड के पूरब में है नॉर्थ सागर, नॉर्थ सी, उत्तरी सागर। तो उत्तरी सागर को यह अटलांटिक महासागर से भी जोड़ता है। देखिए यहां पे अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर को यह उत्तरी सागर से जोड़ता है। तो देश पूछा जाए तो फ्रांस और ब्रिटेन। फ्रांस की राजधानी पेरिस को जोड़ता है ब्रिटेन की अर्थात यूके की, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन को। और अगर सागर पूछा जाए तो उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक सागर से। ठीक है। अब हम लोग देखे थे गोटा। गोटा देखिए यहां पे है गोटा नहर। यह है गोटा नहर। यह जो नहर दिखाई दे रहा है यह है गोटा नहर। यह गोटा नहर जो है यह है गुटेनबर्ग। कौन है? गुटेनबर्ग। और यहां पे देखिए यह है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम, इन दोनों को यह नहर क्या करता है? तो जोड़ता है। यहां से यहां तक यह जोड़ने का काम करता है, गुटेनबर्ग को स्टॉकहोम से। यह जो दिखाई दे रहा है गुटेनबर्ग, स्टॉकहोम, और यहां पे दिखाई दे रहा है यह है गुटेनबर्ग। इन दोनों को यह नहर क्या करता है? तो जोड़ता है, जिसका नाम है गोटा नहर। क्या नाम है? गोटा नहर। कहां पे है यह? स्वीडन में है। यह जो पूरा मैप दिखाई दे रहा है कौन सा देश है? यह टोटल स्वीडन देश है। स्वीडन, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। इसके बाद बात की जाए कील नहर। बहुत इंपॉर्टेंट है कील नहर। यह जो दिखाई दे रहा है कील नहर है। अब इस कील नहर के एक तरफ है उत्तरी सागर, नॉर्थ सी, और एक तरफ है बाल्टिक सागर। तो अभी हमने क्या देखा? अभी जो हमने देखा गोटा नहर के बारे में, तो गोटा नहर के भी एक तरफ कौन था? उत्तरी सागर था, और दूसरी तरफ था अटलांटिक महासागर। दूसरी तरफ उसी प्रकार उत्तरी सागर है एक तरफ, और दूसरी तरफ है बाल्टिक सागर। किसके? तो यह है कील नहर। कील नहर यह यूरोप के जर्मनी में स्थित है, राइन नदी के पास। कील नहर यूरोप के जर्मनी में स्थित है, और यह यूरोप के उत्तरी भाग में, उत्तरी सागर में है। यूरोप के जर्मनी में, यूरोप के उत्तरी भाग में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के साथ मिलाता है। किसको? यूरोप के यह जर्मनी में स्थित है, और यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के साथ मिलाता है। तो चलिए इसको मैप से देखते हैं। कील नहर को बाल्टी में कील, तो मैप से याद रखेंगे बाल्टी में कील। यहां पे देखिए
यह है कील नहर। कील नहर, कील नहर की बात की जाए तो यह है, देखिए कील नहर। यह है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर से स्टार्ट होता है और यह कहाँ तक जाता है, तो यहाँ देखिए है नॉर्थ सी। ये टोटल है नॉर्थ सी, तो ये नॉर्थ सी तक पहुँचता है। कौन? जिसका नाम है कील नहर। और यह है, देख यह है, ये सारा जो देश दिखाई दे रहा है ये जर्मनी है। ये सब जर्मनी देश है। जर्मनी की राजधानी कौन है? बर्लिन। कौन है? बर्लिन। अब हम लोग अगला आते हैं, यूरोप में ही है न्यू वाटरवे नहर। न्यू वाटरवे नहर, ये देखिए ये है न्यू वाटरवे नहर। न्यू वाटरवे नहर जो है, इसके बारे में देखें तो यह भी जर्मनी में स्थित है। कहाँ पे है? जर्मनी में स्थित है। और विश्व प्रसिद्ध जो रॉटरडम बंदरगाह है, इसी के साथ यह जुड़ा है। और इस पे नाव चलता है नौकागम में। जो रॉटरडम बंदरगाह है, नाव के साथ व्यापार होता है, इसी पर है। याद रखेंगे यह रॉटरडम बंदरगाह राइन नदी पर है। तो इसी पर है न्यू वाटरवे नहर, जो कि जर्मनी में स्थित है। कहाँ पे? जर्मनी में। तो इसी पर नौकागम में विश्व प्रसिद्ध रॉटरडम बंदरगाह जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे है एक डर्डेनल्स नहर। डर्डेनल्स नहर, ये जो है एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है। यहाँ पे है देखिए डर्डेनल नहर। डर्डेनल नहर जैसा कि फिगर में है, इसके उत्तर में है मरमरा सागर और दक्षिण में है एजियन सागर। तो मरमरा सागर को यह दक्षिण सागर एजियन सागर से जोड़ता है। कौन सा है यह? डुडेन नहर, डर्डेनल्स नहर। नाम क्या है इसका? डर्डेनल्स। तो डर्डेनल नहर के बारे में देखा जाए तो यह जो डर्डेनल्स नहर है, यह एशिया के तुर्की में स्थित है। कुछ भाग इसका यूरोप में भी है, तो यह एशिया में है। एशिया के तुर्की में मरमरा सागर को एजियन सागर के साथ जोड़ता है। मरमरा सागर को एजियन सागर के साथ जोड़ता है। इसमें जो है रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बुल्गारिया के जहाज इसी के माध्यम से काला सागर में प्रवेश करते हैं। तो रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बुल्गारिया के जो जहाज हैं काला सागर में प्रवेश करते हैं इसी डर्डेनल नहर के माध्यम से। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं मैप में। यह है हमारा डर्डेनल्स नहर। ये डर्डेनल नहर जो है, यहाँ पे देखिए यह है ब्लैक सी। ये तीनों एक लाइन से है, याद रखेंगे। तीनों जो है यह एक लाइन से है। सबसे पहले यह है डर्डेनल नहर। यह डर्डेनल नहर जो है छोटा से इस तरह से दिखाई दे रहा है। एजियन सागर को मरमरा सागर के साथ मिलाता है और इसी से होते हुए, यहाँ से होते हुए बॉस्फेरस स्ट्रेट है। बॉस्फेरस जल संधि है। बॉस्फेरस जो काला सागर में होके मिल जाता है। यहाँ पे है इस्तांबुल देश। कौन है? इस्तांबुल। और ये टोटल है तुर्की। तुर्की की राजधानी क्या है? इस्तांबुल। तो यही इस्तांबुल पड़ता है बॉस्फोरस जल संधि के पास। तो एजियन सागर के सामने पड़ेगा मरमरा सागर, उसके ठीक सामने पड़ेगा काला सागर। तो एजियन सागर को यह डर्डेनल जो नहर है मरमरा सागर के साथ जुड़ता है, जो कहाँ पे है? कंप्लीटली तुर्की में है। यह सब तुर्की इलाका है जिसकी राजधानी है इस्तांबुल, जो कि मरमरा सागर के पूरब में है बॉस्फोरस जल संधि के पास। तो ये चित्र में हमने देख लिया, ये कहाँ पे है? एशिया में। इसका कुछ भाग थोड़ा सा यूरोप में पड़ता है।
इसीलिए छोटे स्तर पर इसे यूरेशिया का भाग मानते हैं। यह एजियन सागर किसका भाग है? तो इस भूमध्य सागर का ही भाग है, भूमध्य सागर का ही भाग है। इसके बाद यहां पे देखिए यूरोप में एक और है जिसका नाम है उत्तरी सागर नहर। ये देखिए, ये है उत्तरी सागर नहर, यूरोप में है, नॉर्थ सी कैनाल। तो यह नीदरलैंड में स्थित है। कहां पे है? नीदरलैंड में। उत्तरी सागर नहर कहां पे है? नीदरलैंड में। यह उत्तरी सागर नहर है जो कि नीदरलैंड में, जिसका पुराना नाम क्या था? हॉलैंड। और यह उत्तरी सागर को नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? उत्तरी सागर को नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से। इसके बाद यहां पे बात की जाए, एक छोटा सा है नहर, एक इंपॉर्टेंट नहर है जिसका नाम है, एशिया में पड़ता है, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर से पहले हम लोग देखें, यह है वोल्गा डॉन, रूस में पड़ता है वोल्गा डॉन। यह वोल्गा डॉन नहर है, वोल्गा डॉन नहर। अब इस वोल्गा डॉन नहर के बारे में बात की जाए तो यह कहां पे है? एशिया में पड़ता है। एशिया में कहां? तो रूस में। एशिया के रूस में है यह। और यह रूस का प्रमुख बंदरगाह रोस्तोव उसको स्टालिनग्राड से जोड़ता है। तो रूस का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन है? रोस्तोव। तो रोस्तोव को एक दूसरे बंदरगाह जिसका नाम है स्टालिनग्राड, तो उसी से जोड़ता है यह वोल्गा डॉन नहर। तो इसके बारे में बस इतना याद रखेंगे, कहाँ पे है? रूस में। और रूस के प्रमुख बंदरगाह रोस्तोव को स्टालिनग्राड से यह जोड़ता है। अब एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर तो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। स्वेज नहर, स्वेज नहर के एक तरफ है देखिए भूमध्य सागर और दूसरे तरफ है लाल सागर। तो भूमध्य सागर को यह लाल सागर के साथ जोड़ता है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ। स्वेज कैनाल, तो स्वेज नहर के बारे में देखें, यह मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में स्थित है। तो सबसे पहले देश पूछा जाए इंपॉर्टेंट है कहाँ पे? मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में यह स्थित है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। कहाँ पे? किसे? भूमध्य सागर को लाल सागर से। इसका निर्माण 1869 में किया गया था। कब? 1869 में। इसी 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इसका नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1956 ईस्वी में। 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसकी लंबाई की बात की जाए तो टोटल इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। कितना? 168 किलोमीटर। इसका निर्माण किसने किया? फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेपेप्स। इसका निर्माण कार्य किसे सौंपा गया? 1854 ईस्वी में सौंपा गया था फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेपेप्स को। तो 1854 ईस्वी में इसका निर्माण करने के लिए एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेपेक्स को सौंपा गया था। इसकी औसत गहराई है 16.15 मीटर। औसत गहराई कितनी है? 16.15 मीटर। इसकी अधिकतम चौड़ाई है 365 मीटर। कितना? 365 मीटर। और न्यूनतम चौड़ाई है 60 मीटर। अधिकतम चौड़ाई है 365 मीटर और न्यूनतम चौड़ाई है 60 मीटर। औसत गहराई है 16.15 मीटर। इसका जो उत्तरी प्रवेश द्वार है इससे सैंड बंदरगाह या पोर्ट सईद कहते हैं।
तो इसका उत्तरी प्रवेश द्वार सेंड बंदरगाह, जिसे पोर्ट सईद कहते हैं। इसका जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है वह स्वेज बंदरगाह है। कौन है? पोर्ट स्वेज या स्वेज बंदरगाह। तो दक्षिणी जो प्रवेश द्वार है वह स्वेज बंदरगाह है, पोर्ट स्वेज। अब देखिए, स्वेज नहर बन जाने के बाद भारत और यूरोप के बीच लगभग 7000 से 7200 किलोमीटर की दूरी में कमी आई है। तो स्वेज नहर बन जाने के बाद भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी में कमी आई है। पहले 18 से 19,000 किलोमीटर पड़ता था मुंबई से लंदन आने में, लेकिन जब स्वेज नहर बन गया तो कम, इससे 7-8 हज़ार जो दूरी है वह कम हो गया। 7000 से 7200 किलोमीटर की दूरी कम हो गया। इसके मध्य में टिमसा नामक एक मीठी झील है। तो याद रखेंगे, इसी स्वेज नहर के मध्य में टिमसा नामक एक मीठी झील भी है। अब देखिए, स्वेज नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता होने के कारण यहाँ पर झालों का अभाव पाया जाता है। तो स्वेज नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता होने के कारण इसमें झालों का अभाव पाया जाता है। स्वेज नहर से लंदन और चेन्नई का मार्ग छोटा हो गया है। यह एग्जाम में प्रश्न एक बार पूछा गया है कि स्वेज नहर से कहाँ कहाँ के, कि ब्रिटेन के कौन सा जगह और भारत के कौन से जगह का मार्ग छोटा हो गया है। तो लंदन और चेन्नई का मार्ग छोटा हो गया है। याद रखेंगे, यह विश्व की सबसे लंबी जहाज रानी नहर है। तो विश्व की सबसे लंबी जहाज रानी का मतलब क्या, कि जो बड़े बड़े जहाज हैं इस पे चला करते हैं स्वेज नहर पे, स्वेज नहर पे। और यहाँ पे देखिए एक और चीज टॉपिक लिखा गया है, जो कि हालांकि हमने मैप के माध्यम से समझ लिया है कि ह्यूरॉन झील और इरी झील के बीच में कौन सा झील है? सेंट क्लेयर झील। ह्यूरॉन झील और इरी झील के बीच में है सेंट क्लेयर झील। ह्यूरॉन झील और सेंट क्लेयर झील के बीच में है सेंट क्लेयर नदी। ह्यूरॉन झील और सेंट क्लेयर झील के बीच में है सेंट क्लेयर नदी। सेंट क्लेयर झील और इरी झील के बीच में है डेल्टा कॉय नदी। सेंट क्लेयर झील और इरी झील के बीच में है डेल्टा कॉय नदी। अभी हमने फिगर में मैपिंग में देख लिया है। अब हम लोग इस स्वेज नहर को थोड़ा सा मैप के माध्यम से देख लें, इसकी स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है। यह है, देखिए स्वेज नहर। स्वेज नहर यह है, ये एक तरफ है एशिया और इधर है अफ्रीका महादेश। तो यहां से यह स्वेज नहर स्टार्ट होता है और उसके बाद देखिए यूरोप के लंदन से यह मुंबई तक, इससे अब कितना हो गया, तो 11,600 किलोमीटर ही रह गया है, जो कि पहले अर्थात 7200 मील की दूरी रह गया है। पहले जो था, कोई मुंबई आना चाहता था अगर ब्रिटेन से, तो इस तरह से होकर आता था, अफ्रीका को पार करते हुए, अफ्रीका को पार करते हुए, इस तरह से इक्वेटर को पार करते हुए, जो कि 19,800 किलोमीटर की दूरी था। 19,800 किलोमीटर अर्थात 12,300 मील, 12,300 मील। तो यह स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर ये देखिए, एक तरफ है अटलांटिक महासागर। कौन है? अटलांटिक महासागर। अब यहां पे देखिए, यह जो स्वेज नहर देख रहे हैं, यह है भूमध्य सागर, यह है मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। और ये जो है ये रेड सी है, लाल सागर। तो लाल सागर को यह भूमध्य सागर से जोड़ता है। यह है भूमध्य सागर और यह है लाल सागर, और यह जो है स्वेज नहर है।
और इससे जो लंदन की मुंबई की दूरी है 7200 मील रह गया है, अर्थात 11,600 किलोमीटर। लेकिन पहले कितना था? पहले था यह 19,800 किलोमीटर। इस तरह से आना पड़ता था, 19,800 किलोमीटर इस तरह से पूरे अफ्रीका को पार करते हुए, और उसके बाद अटलांटिक महासागर और फिर हिंद महासागर में होते हुए पार करना पड़ता था मुंबई। अब इसकी दूरी जो है 8,000 लगभग किलोमीटर कम हो गई है, 8,000 किलोमीटर कम हो गई है। अब यहां पे देखिए, अब है यहां पे आते हैं हम लोग, एक इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है केपी नहर। यह है केपी नहर। अब ये भारत में है। केपी नहर कहाँ पे है? भारत में है। तो यह केपी नहर है, भारत में स्थित है और आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु के साथ जोड़ता है। केपी नहर किसको किसको जोड़ता है? आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु के साथ, आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु के साथ। इसके बाद यहां पे है एक क्रा नहर। क्रा नहर यहां पे देखिए, यहां पे है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और इसी के बगल में है बंगाल की खाड़ी का, बंगाल की खाड़ी है और यह अंडमान सागर है। तो अंडमान निकोबार के बगल में है अंडमान सागर, और यहां पे है थाईलैंड। थाईलैंड, थाईलैंड में ये पड़ता है क्रा नहर। ये थाईलैंड है, इसमें पड़ता है क्रा नहर, और इसके बगल में है थाईलैंड की खाड़ी। तो थाईलैंड की खाड़ी को यह क्रा नहर अंडमान सागर के साथ जोड़ता है। थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर के साथ, जिसका नाम क्या है? क्रा नहर। ये देखिए क्रा नहर है, क्रा नहर। यह थाईलैंड में स्थित है और अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से यह जोड़ता है, अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी के साथ। कभी कभी यह अंडमान सागर की जगह पे बंगाल की खाड़ी भी दे सकता है, बंगाल की खाड़ी, याद रखेंगे। तो जनरली इसमें देश ही पूछा जाता है, यह क्रा नहर कौन से देश में है? थाईलैंड में। इसके बाद एक यहाँ पे है, एशिया में है, जिसका नाम है बोल्गा डाउन नहर। अभी हमने इसको देख लिया कहाँ पे है? रूस में। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नहर को हम लोग देखेंगे। यह भारत में स्थित है, भारत में स्थित है, और यह पाकिस्तान के पाकिस्तान तक यह चला जाता है, जो कि जिसका नाम है इंदिरा नहर। इंदिरा नहर परियोजना, इंदिरा कैनाल परियोजना, इंदिरा नहर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इंदिरा नहर के बारे में बहुत सारा डिटेल है, इसको समझें। सबसे पहले यह एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, जो कहाँ पे है? भारत में। तो यह एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है जो भारत में स्थित है। कौन? इंदिरा नहर परियोजना। यह पंजाब के फिरोजपुर में हरिके बैराज से निकलती है और राजस्थान के मध्य भाग में प्रवेश करके, राजस्थान के मध्य भाग में प्रवेश करती है। तो यह पंजाब के फिरोजपुर के हरिके बजाज से निकलती है और राजस्थान के मध्य भाग में यह प्रवेश करती है। यह राजस्थान के 9 जिलों, 29 कस्बों और 2461 गांवों में पेयजल की आपूर्ति करता है। तो यह जो इंदिरा नहर है राजस्थान के 9 जिलों, 29 कस्बों और 2461 गांवों में पेयजल की आपूर्ति करता है। इसका पुराना नाम था राजस्थान नहर। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? राजस्थान नहर। राजस्थान में इसे राजस्थान की मरुगंगा और
राजस्थान की जीवन रेखा अर्थात राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है। तो इस इंदिरा नहर को राजस्थान में राजस्थान की मरुगंगा या राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर का नामकरण किया गया था। 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर इसका नाम किया गया। राजस्थान नहर था पहले, लेकिन 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर नाम बदल के इसका नाम क्या रख दिया गया? इंदिरा गांधी नहर। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, तो इसी मृत्यु के उपलक्ष्य में इनका नाम इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया था 2 नवंबर 1984 को। इसका उद्घाटन 31 मार्च 1958 को वयोवृद्ध मंत्री गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। तो इस इंदिरा नहर परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 31 मार्च 1958 को बहुत ही वृद्ध मंत्री गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। इसका निर्माण किसने किया? कंवर सेन ने। किसने? कंवर सेन ने। तो इसका निर्माण किसने किया है? कंवर सेन ने। इसकी टोटल लंबाई है 649 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितना है? 649 किलोमीटर, जिसमें 169 किलोमीटर यह पंजाब में बहता है, 169 किलोमीटर पंजाब में, 14 किलोमीटर यह हरियाणा में है, 14 किलोमीटर हरियाणा में। बाकी जो शेष भाग है वह राजस्थान में है। बाकी शेष भाग कहाँ पे है? राजस्थान में। अब इसको हम लोग और थोड़ा सा इसके बारे में समझें। तो यह जो इंदिरा नहर है इसको क्यों बनाया गया था? इसका मुख्य उद्देश्य है राजस्थान के थार मरुस्थल में पेयजल की आपूर्ति करना, व्यर्थ भूमि का उपयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाना। तो इंदिरा नहर को बनाने का मुख्य उद्देश्य था राजस्थान में जो थार मरुस्थल है वहाँ पर पेयजल की आपूर्ति करना, व्यर्थ भूमि का उपयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाना। इसका निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया गया। कितने चरण में? 2 चरणों में। एक राजस्थान फीडर में इसका आरंभिक स्थल से मसीतावाली तक 204 किलोमीटर लंबाई है। तो राजस्थान फीडर जो है इसकी लंबाई है आरंभिक स्थल से मसीतावाली तक 204 किलोमीटर। जो मुख्य नहर है वह मसीतावाली से मोहनगढ़ तक है। मसीतावाली से मोहनगढ़ जो कि 445 किलोमीटर है। कितना? 445 किलोमीटर। और यह जो मोहनगढ़ है कहाँ पे है? जैसलमेर में। जैसलमेर में। अब इस योजना को कहाँ तक बढ़ा दिया गया है? बाड़मेर जिले के मंडरा रोड तक 186 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। अब इस योजना को राजस्थान के बाड़मेर जिले के मंडरा रोड तक 186 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। इसकी पश्चिमी सीमा पर 9 शाखाओं और पूर्व की ओर 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। तो इसकी पश्चिमी सीमा पर 9 शाखाओं और पूर्व सीमा की ओर 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। इसमें सबसे पहले पानी जो है 11 अक्टूबर 1961 को भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बुरंग देवार हनुमानगढ़ में भेजा गया। तो सबसे पहला पानी जो है 11 अक्टूबर 1961 को भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा बुरंग देवार हनुमानगढ़ में भेजा गया। अब थोड़ा सा इसको हम लोग मैपिंग के माध्यम से देखें। ये देखिए, ये है हमारा इंदिरा नहर। इंदिरा नहर यहाँ से यह शुरुआत होता है,
यहाँ से शुरुआत होता है फिरोजपुर से, और उसके बाद यह चलते 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 यहाँ तक आता है, यह है जैसलमेर। और इसके बाद देखिए इसे महेरगढ़ तक बढ़ा दिया गया है। कहाँ पे? बाड़मेर में। बाड़मेर में यह है जोधपुर। तो ये सभी इलाके हैं। यह है बीकानेर का इलाका, बीकानेर। बीकानेर तो इसका जो है यह है राजस्थान फीडर, राजस्थान फीडर। और यहाँ से यहाँ तक है इसका मुख्य नहर, 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। अब एक छोटा सा नहर है, देखते हैं। अब है यूरोप में एक और नहर है, इंपॉर्टेंट है, अल्बर्ट नहर। एक और नहर है अल्बर्ट नहर, जो कि यूरोप में है। यह यूरोप के बेल्जियम में, यूरोप के उत्तर पूर्वी बेल्जियम में है। कहाँ पे? यह यूरोप में स्थित है, उत्तर पूर्वी बेल्जियम में। इसका नाम बेल्जियम के राजा अल्बर्ट प्रथम के नाम पर रखा गया। तो इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? बेल्जियम के राजा अल्बर्ट प्रथम के नाम पर। यह जो है बेल्जियम के शहर एंटवर्प को लीज के साथ जोड़ता है। बेल्जियम के दो शहरों एंटवर्प को लीज से जोड़ता है, याद रखेंगे। यह मियूज नदी को सेल्डट नदी से भी जोड़ता है, मियूज नदी को सेल्डट नदी से। यह डेसेल टर्न हाउट सोटेन नहर से भी, इसको एक नहर से इसका जुड़ाव है जिसका नाम है डेसेल टर्न हाउट सोटेन। डेसेल टर्न हाउट सोटेन नहर भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसकी कुल लंबाई है 129.5 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 129.5 किलोमीटर। तो मैप में इसे देखते हैं कहाँ पे है। ये देखिए, यह है टोटल बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। यह एक यूरोपीय कंट्री है। यह है एंटवर्प। और ये जो नहर है यह सीधे जाती है कहाँ पे? यह है हमारा लीज। और ये देखिए, यह है म्यूस नदी। और अभी हमने बताया है म्यूज नदी को सेल्डट नदी के साथ यह जोड़ता है, सेल्डट नदी। ये देखिए, यह है सेल्डट रिवर, यह है सेल्डट रिवर, और यह है म्यूज नदी। साथ ही साथ यह एंटवर्प को लीज के साथ जोड़ता है। यहाँ पे एक डेसेल टर्न हाउट सोटेन नहर है। ये देखिए, यही है डेसेल टर्न हाउट सोटेन नहर। एक और फिगर में इसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है, ये जो टोटल दिखाई दे रहा है ये बेल्जियम शहर है, बेल्जियम देश है। ये सब कौन सा देश है? बेल्जियम, जिसकी राजधानी है ब्रुसेल्स, जिसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। और यहाँ पे है बेल्जियम का ओंटर्प, और ये नहर गया है और इसको मिलाता है लीज के साथ। तो बेल्जियम का शहर है ओंटर्प, जो कि लीज के साथ मिलाता है। तो यह कहाँ पे होगा? यूरोप में। तो यह अगर बात की जाए तो हमारा कहाँ पे पड़ेगा? यहीं पे पड़ेगा, यहाँ पे, यहीं पे है बेल्जियम, जो कि एंटवर्प को लीज के साथ यह जोड़ने का काम करता है। तो सारे नहरों को हमने देख लिया। कोई भी ऐसा नहर है जो बाकी नहीं है? सभी नहरों को हमने देख लिया। और इसके रिगार्डिंग जितने सारे हमने टॉपिक है सभी को हमने देख लिया। तो ये तो था विश्व की नहरें, बहुत इंपॉर्टेंट था। एक एक टॉपिक हमने बताया है,
एक एक टॉपिक, इससे बाहर एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। सभी चीज़ों को हमने डिटेल में बता दिया, मैपिंग के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे अन्य दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ पहुंच सके, और कमेंट करें कि सेशन कैसा लगा, ताकि इसको अगर कोई इसमें चेंजिंग करना होगा तो उसमें किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।